सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रभावशाली उपाय, संस्कृत का ज्ञान और भारतीय संस्कृति की झलक। नमस्कार, मैं हूं नीतीश भारद्वाज। मित्रों, काल का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, अतुल्य सामर्थ्य से संपन्न है। विवेकपूर्ण समय के अनुपालन से हमारे अंदर ऊर्जा का विकास होता है, आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः समय का सदुपयोग करना एक श्रेष्ठतम जीवन कला है। तो चलिए अब कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत समय चक्र को बताने वाले आज के पंचांग के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म और अकर्म का साक्षी होने के कारण अपना मित्र भी होता है और शत्रु भी। संगति हमारे विचार और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। सकारात्मकता लाने के लिए आपको नियमित कुछ अच्छी और प्रेरणादायक विचारों को पढ़ना और सुनना चाहिए। तो आइए देखते हैं आज का सुभाषितम। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिसके पास होते हैं देवता उसकी सहायता करते हैं। Enterprise, courage, patience, wisdom, strength and bravery. Whoever has these 6 qualities, God himself supports them. मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान, विज्ञान, लौकिक, पारलौकिक, कर्म, धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। इस विशाल वाङ्मय के अनेक विषयों के चर्चा क्रम में आज के अंक में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद में वर्णित ऋतुचर्या के विषय में। आइए देखते हैं इस विषय पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। ऋग्वेद के समय से ही यह शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित रही है। और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय वाङ्मय के आयुर्वेद में वर्णित ऋतुचर्या के विषय में। आयुर्वेद में षड ऋतुओं का वर्णन किया गया है। षड ऋतुओं के विषय में कहा गया है, मासेर द्विसंख्येर माघाद्यैः क्रमात् षड ऋतवः स्मृताः शिशिरोथ वसंतश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद्धमाः। अर्थात माघ आदि 2 महीनों से क्रमशः 6 ऋतुएं होती हैं। माघ और फाल्गुन महीने में शिशिर ऋतु, चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु, आश्विन कार्तिक मास में शरद ऋतु और मार्गशीर्ष और पौष मास में हेमंत ऋतु। संपूर्ण वर्ष में 12 मास, 6 ऋतुएं और 2 आयन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरायण की। इसके विषय में कहा गया है, शिशिराद्यास्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयनमुत्तरम आदानम च तदा दत्ते नृणाम प्रतिदिनम बलम। शिशिर, वसंत तथा ग्रीष्म नामक 3 ऋतुओं में होने वाले 6 मासों का नाम उत्तरायण है। इसी का दूसरा नाम है आदान काल, क्योंकि इन दिनों में यह काल अपनी प्रकृति से प्रतिदिन प्राणियों के बल को लेता रहता है, अर्थात उनके बल का अपहरण करता रहता है। और उत्तरायण के विषय में कहा है, तस्मिन् ह्यत्यर्थ तीक्ष्णोष्ण रूक्षा मार्ग स्वभावतः आदित्य पवनाः सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भुवः तिक्तः कषायः कटुको बलिनोत्र रसाः क्रमात्। अर्थात इस उत्तरायण काल में सूर्य के उत्तर मार्ग में चलने के कारण सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण तथा उष्ण हो जाती है।
सूर्य की गर्मी से तपी हुई हवाएं भी उष्ण एवं रुक्ष हो जाती हैं, अर्थात लू चलने लगती है। अतएव ये दोनों यानी सूर्य और हवा पृथ्वी के सौम्य यानी शीतलता तथा गीलापन आदि गुणों को क्षीण कर देते हैं। यही कारण है कि इन दिनों प्राणियों का भी शारीरिक बल क्षीण हो जाता है। इस उत्तरायण काल में क्रमशः शिशिर ऋतु में तिक्त रस, वसंत ऋतु में कषाय रस और ग्रीष्म ऋतु में कटु रस बलवान हो जाते हैं। यही कारण है कि यह आदान काल आग्नेय कहा गया है। अब बात करते हैं दक्षिणायन की। तस्मादादानमाग्नेयं ऋतवो दक्षिणायनम वर्षादयो विसर्गश्च यद बलम विसृजत्ययम्। अर्थात वर्षा, शरद तथा हेमंत नामक इन 3 ऋतुओं का नाम ही दक्षिणायन है। इसी का दूसरा नाम है विसर्ग काल। और विसर्ग काल के विषय में कहा गया है, सौम्यत्वादत्र सोमो ही बलवान ही यते रविः मेघ वृष्ट्यनिलैः शीतैः शांत तापे महीतले स्निग्धाश्चेहाम्र लवण मधुरा बलिनो रसाः। अर्थात यह काल सौम्य होने के कारण प्राणी मात्र को बल देता है। इस काल में सौम्य गुणों वाला सोम यानी चंद्रमा बलवान रहता है और सूर्य का बल क्षीण हो जाता है। इस काल में बादलों के छाए रहने के कारण, वर्षा के होते रहने से, इन दोनों के कारण शीतल हवा के बहने से भूतल का संताप शांत हो जाता है। अतः वर्षा ऋतु में स्निग्ध गुण वाला अम्ल रस, शरद ऋतु में लवण रस तथा हेमंत ऋतु में मधुर रस बलवान हो जाते हैं। फलतः इस विसर्ग काल यानी दक्षिणायन में प्राणियों के देह तथा उसका बल बढ़ जाता है। अतएव इसे विसर्ग काल कहते हैं। अब बात करते हैं वर्षा ऋतुचर्या की। आदान ग्लान वपुषा मग्नि सन्नोपि सीदति वर्षासु दोषेर दुष्यंती तेम्बुलंबाम्बुदेम्बरे। अर्थात आदान काल यानी उत्तरायण, जिसमें 3 ऋतुएं होती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इनके प्रभाव से दुर्बल शरीर वाले प्राणियों की पहले से ही मंद हुई अग्नि यानी जठराग्नि इस वर्षा काल में, इस वर्षा ऋतु में वात आदि दोषों से और भी अधिक मंद पड़ जाती है। क्योंकि ये जो दोष हैं, जल के भार से लटकते हुए बादलों द्वारा आकाश में छाए रहने पर तुषार युक्त, अतएव शीतल वायु के स्पर्श से, पृथ्वी में से निकलने वाली भाप के प्रभाव से, आहार अम्ल विपाक वाले होने से, इस काल में होने वाले मैले जल के प्रयोग से तथा जठराग्नि के मंद पड़ जाने से कुपित होकर आपस में एक दूसरे को दूषित करने लगते हैं। ऐसी स्थिति हो जाने पर साधारण आहार विहार जो वात आदि दोषों का शमन करने वाला हो, साथ ही जठराग्नि वर्धक हो, उसका सेवन करना चाहिए। जिस प्रकार से सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ऋतु के अनुसार अपने अंदर बदलाव करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी ऋतु के अनुसार अपने खान पान, लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना चाहिए। अष्टांग हृदय के अनुसार वर्षा ऋतु में हमारी पाचक अग्नि, जिसको जठराग्नि कहते हैं, वो थोड़ी मंद होती है। इसलिए हमको गरिष्ठ भोजन सेवन नहीं करना है। अगर गरिष्ठ भोजन सेवन करेंगे तो आम का निर्माण होगा और अनेक प्रकार के रोग होंगे। वर्षा ऋतु में बाहर कीचड़ में नंगे पैर भी नहीं जाना चाहिए। नमी के कारण त्वचा के रोग भी होते हैं। सुबह खाली पेट नीम के पत्ते 5-6 चबा करके खाएं। सौंफ, पुदीना और सौंठ का चूर्ण बना करके आधा चम्मच सुबह शाम सेवन करें और ताज़ा अदरक को पानी में उबाल करके पिएं। ऋतुचर्या का पालन करें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु जल तत्व से जुड़ी है और यह पोषण, कायाकल्प और परिवर्तन का समय है। इस मौसम के दौरान वातावरण और पर्यावरण के गुणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं ना जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद।
चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सुप्रभातम में पुनः सभी का स्वागत है। मित्रों, बरसात के मौसम में कई प्रकार के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है और कान का संक्रमण एक आम समस्या है। इससे सुनने की समस्या और अन्य गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। क्या है इसके लक्षण, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। कान का बहना एक आम समस्या है जो कान में संक्रमण होने की वजह से उत्पन्न होती है। कान का संक्रमण, जिसे तीव्र ओटाइटिस मीडिया भी कहा जाता है, कान के 3 भाग होते हैं: बाहरी, मध्य और आंतरिक भाग। कान के मध्य या आंतरिक भाग में समस्या हो तो सुनने में परेशानी हो सकती है। मध्य कान में संक्रमण कान के पर्दे के पीछे हवा से भरा स्थान, जिसमें कान की छोटी कंपन करने वाली हड्डियां स्थित होती है, इस स्थान में होता है। कान में मैल, कान के पर्दे या अंदरूनी भाग में क्षति व कान में संक्रमण, ये सभी कारक सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। कान में संक्रमण बैक्टीरिया या वायरस के कारण हो सकता है। कान का बहना अक्सर जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे नाक या गले की समस्या के साथ में उत्पन्न होता है। जो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से हमारे कान से लेके गले तक एक ट्यूब होती है जिसे हम यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं, और कान के फंक्शनिंग के लिए वो ट्यूब बहुत ज़रूरी होती है। तो कॉमन टर्म्स में अगर कुछ नाक का या गले का इन्फेक्शन होता है तो उस ट्यूब के डिसफंक्शन की वजह से कान का इन्फेक्शन या कान का डिसफंक्शन होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। कान में संक्रमण होने पर कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। शिशु या बच्चे के कान में संक्रमण हो तो कान को खींचना या खुजलाना, बच्चे का रोना, छटपटाना, दूध पीना बंद कर देना या सोने में समस्या जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं वयस्कों में कान का संक्रमण होने पर कान में दर्द, कान का बहना और सुनने में समस्या हो सकती है। नाक, कान और गला, ये तीनों बाहर से अलग होते हैं लेकिन अंदर से आपस में जुड़े होते हैं। इसी कारण एक जगह की बीमारी आसानी से दूसरी जगह पहुंच जाती है। कान में संक्रमण होने पर मध्य कान से गले के पीछे तक जाने वाली संकरी नलिकाएं, जिसे यूस्टेशन ट्यूब कहा जाता है, इसमें सूजन और अवरोध हो जाता है और कान में संक्रमण के लक्षण उत्पन्न होते हैं। बच्चों को वयस्कों की तुलना में कान का संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। जो कान के बहने की समस्या है वो अक्सर 2 तरीके की बीमारियों से हो सकता है। एक हो सकता है कि जो कम सीरियसनेस टाइप वाली समस्या है, जिसमें कान के पर्दे में छेद होता है और कान के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से कान बहने की समस्या हो जाती है। दूसरा होता है एक हड्डी गलाने वाली बीमारी होती है, जो कान के अंदर जो भी हड्डियाँ होती हैं उसको धीरे धीरे करके डिग्रेड करती चली जाती है और उसकी वजह से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो ये 2 तरह की बीमारियाँ जो इनके लक्षण हैं, कान बहने के अलावा सुनाई देने में समस्या होना, साथ में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया है, इनर ईयर तक चला गया है, जैसे कि हमने कहा कि कान का बैलेंसिंग फंक्शन भी होता है, तो साथ में मरीज़ को चक्कर आना या फिर बैलेंसिंग का इशू होना, साथ में कान में अलग अलग तरह की रिंगिंग साउंड्स आना, ये सब कान के साथ में कान की समस्या के साथ में कॉमन सिम्टम्स हैं। कान का संक्रमण एक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट यानी तीव्र कान का संक्रमण होने पर अत्यधिक दर्द होता है, लेकिन ये कम अवधि में ठीक हो जाता है, जबकि कान में पुराना संक्रमण यानी क्रॉनिक इन्फेक्शन हो तो ठीक नहीं होता और बार बार संक्रमण होने की संभावना रहती है। ये मध्य और भीतरी कान को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कभी कभी स्थायी होता है। क्योंकि कान का संक्रमण अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए दर्द के लिए उपचार की आवश्यकता होती है और दवा लेने की जरूरत पड़ती है। साथ ही नियमित रूप से विशेषज्ञ को दिखाना भी आवश्यक होता है। कभी कभी संक्रमण को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है,
हम कान के अंदर चाहे ओटोस्कोप या एंडोस्कोप से देखकर और इस चीज़ का काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीमारी किस तरह की है। तो अगर बीमारी केवल सिंपल कान के पर्दे में छेद की बीमारी है और उसके अलावा जो बाकी कान के हिस्से हैं वो स्वस्थ हैं, तो एक सिंपल ऑपरेशन के द्वारा जो कान का छेद है उसका पर्दा जो है उसको रिपेयर किया जा सकता है, उसको मेरिंगोप्लास्टी बोलते हैं। लेकिन अगर बीमारी ज़्यादा जटिल अवस्था वाली है, यानी कि हड्डी को गलाने वाली बीमारी है, तो उसके लिए दूसरे ऑपरेशन के विकल्प होते हैं। तो यानी दो तरह की बीमारियां हैं, उसके लिए विकल्प दोनों अलग अलग तरह के हैं और वो डॉक्टर की हेल्प से आप उस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। कान के अंदर वैक्स पड़ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर वो वैक्स को हमें सॉफ्ट करना है तो उसके लिए डेफिनेटली ओवर द काउंटर ड्रॉप्स अवेलेबल होती है, जिसको सॉलिवैक्स या दूसरे नाम से भी मिलती हैं। लेकिन कान के अंदर पानी को डालना, कान के अंदर ईयरबड्स को यूज़ करना क्लीन करने के लिए कोई बहुत हेल्दी हैबिट नहीं है। तो अगर पानी हम डालते हैं तो कान के अंदर इन्फेक्शन बनने का डेफिनेटली रिस्क होता है। कुछ लोगों को संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। इसकी वजह से सुनने की समस्या और अन्य गंभीर जटिलताएं हो सकती है। बार बार होने वाले कान के संक्रमण या मध्य कान में तरल पदार्थ के कारण सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। आवश्यक है कि कान का संक्रमण होने पर उसका सही इलाज करवाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। योग हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अत्यंत उपकारक होता है। साथ ही योग की क्रियाओं का दैनिक प्रयोग करने वाले लोग शारीरिक सौष्ठव भी प्राप्त करते हैं। आज के योग के स्वास्थ्य प्रभाग में जान लेते हैं उन योगिक क्रियाओं को जिन्हें करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। नमस्ते, मैं रुचिता शाह, योग साधक। जैसे कि आप जानते हैं, बारिश के मौसम में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मैं आज आपको एक प्रभावशाली आसन और प्राणायाम बताऊंगी जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आइए देखते हैं हमारा पहला योगिक टेक्निक धनुरासन। इस प्रकार से पेट के बल लेट जाइए, अपने दोनों घुटनों को मोड़िए और अपने दोनों हाथों से एंकल्स को पकड़ लीजिए। इनहेल करते हुए अपने नेक, बैक को आर्च कीजिए और अपने पैरों को ऊपर की ओर खींचिए। अपने बॉडी को धनुर के आकार में ले आइए। इस पोजीशन को हम कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। एक्सहेल करते हुए अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाइए। अब हम देखेंगे दूसरी योगिक टेक्निक जो है इक्वल ब्रीदिंग प्राणायाम। इसमें हम 3 सेकंड के लिए श्वास लेंगे और 3 सेकंड के लिए श्वास को छोड़ेंगे। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3। इस प्रकार से आपको ये 5 बार करना है। ये दोनों टेक्निक करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन एंड कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। नमस्ते। और कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। सुप्रभातम में आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में आइए चलते हैं अपने सहयोगी गवीश द्विवेदी के पास और सीखते हैं दैनंदिन जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ और वाक्य। नमो नमः मित्राणि। संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां
भवतां सर्वेषां स्वागतम। मम नाम गवीशः। संस्कृत पाठशाला में हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखते आ रहे हैं। आइए सीखने के इस क्रम को बढ़ाते हैं आगे और सीख लेते हैं कुछ और नए संस्कृत वाक्यों को। यदि हमें कहना हो मुझे कोई कष्ट नहीं है, तो इसके लिए हम संस्कृत में कहेंगे मम कोपि कष्टः नास्ति। मम कोपि कष्टः नास्ति। यदि वाक्य हो यह कठिन नहीं है, तो इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् कष्टकरम नास्ति। एतत् कष्टकरम नास्ति। क्या लाए हो? यदि हमें इसका संस्कृत वाक्य बनाना हो तो कहेंगे किम आनीतवान। किम आनीतवान। ऐसे ही यदि कहना हो आपको किसने कहा, तो इसके लिए हम कहेंगे भवंतम कह उक्तवान। भवंतम कह उक्तवान। कुछ देर बाद आ जाएंगे। इसका संस्कृत वाक्य बनेगा किंचिद अनंतरम आगच्छेत। किंचिद अनंतरम आगच्छेत। प्रायः वैसा नहीं होगा। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रायः तथा न स्यात्। प्रायः तथा न स्यात्। कोई बात नहीं, कल दीजिए। इसका संस्कृत बनेगा चिंता मास्तु श्वः ददातु। चिंता मास्तु श्वः ददातु। मैं फिर बताऊंगा। इसे हम संस्कृत में कहेंगे अहम पुनः सूचयिष्यामि। अहम पुनः सूचयिष्यामि। आज क्या था? किम आसीत अद्य। किम आसीत अद्य। वाक्य यदि हो जरूर आऊंगा, तो कहेंगे अवश्यम आगमिष्यामि। अवश्यम आगमिष्यामि। मालिक है क्या? इसे कहेंगे स्वामी अस्ति किम। स्वामी अस्ति किम। ऐसा क्यों हुआ? यदि हमें इस वाक्य के लिए संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे किमर्थम एवं जातम। किमर्थम एवं जातम। इसी प्रकार यदि वाक्य हो क्या वह वहीं था, तो संस्कृत में कहेंगे किम सः तत्रैव आसीत्। किम सः तत्रैव आसीत्। कुछ कहा? किमपि उक्तवान। किमपि उक्तवान। कहां से लाया? कुतः आनीतवान। कुतः आनीतवान। वाक्यों के क्रम में यदि कहना हो और कोई काम नहीं है, तो इसके लिए कहेंगे अन्यत् किमपि कार्यम नास्ति। अन्यत् किमपि कार्यम नास्ति। मेरी बात सुनिए। मम वचनम शृणोतु। मम वचनम शृणोतु अर्थात मेरी बात सुनिए। आप भी ऐसा करिए। भवान अपि एवं करोतु। भवान अपि एवं करोतु। मित्रों, आज ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में प्रयोग करने से ये वाक्य आपको और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। आप करते रहिए इनका अभ्यास। कुछ और नए वाक्यों के साथ होंगे आपके साथ पुनः उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार। नमो नमः। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। यदि हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो हम कमज़ोर बनते हैं। इसलिए विपरीत, यदि हम अपने आप को मजबूत समझते हैं तो हम वही परिस्थितियों में हमें मजबूत बनाती हैं। इसलिए हमेशा कुछ बड़ा और सकारात्मक सोचना चाहिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल पुनः लौटेंगे कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।